वैदिक काल में आपका स्वागत है। एक ऐसा युग जो सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल शहरों के गुम हो जाने के बाद शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय की, जब भारत के इतिहास की एक नई पटकथा लिखी जा रही थी। बिल्कुल, और ये पटकथा लिखी जा रही थी आर्यों के आगमन और सबसे जरूरी लोहे की खोज के साथ। तो आज हम इसी फाउंडेशनल पीरियड की गहराई में उतरेंगे। जी, हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक कबीलाई पशु चराने वाले समाज से एक विशाल कृषि आधारित सभ्यता बनने की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत की सामाजिक और दार्शनिक जड़ों को समझने की एक यात्रा है। और इस यात्रा का नक्शा है वेद। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये आर्य कौन थे और ये आए कहाँ से थे? इस पर बहुत बहस होती है। और सबसे जो मानी हुई थ्योरी है वो है इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इसके अनुसार आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं थे। अच्छा, बल्कि एक ही भाषा परिवार के लोग थे जो शायद मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र से आए थे। और ये कोई एक दिन में हुआ हमला नहीं था। कोई इन्वेजन नहीं था। नहीं, ये सदियों तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें कबीलों के समूह अलग अलग दिशाओं में फैले। एक शाखा यूरोप की तरफ गई और दूसरी ईरान से होते हुए भारत पहुंची। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? क्योंकि इस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, और इसके पक्ष में कई मजबूत तर्क हैं। पहला तो पुरातात्विक है। तुर्की में एक बोगासगोई शिलालेख मिला है। बोगासगोई? जी, लगभग 1400 ईसा पूर्व का। इसमें हित्ती और मितानी राजाओं के बीच एक संधि का जिक्र है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे एकदम शुद्ध वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। अरे वाह! यानी वे पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे थे और अपने निशान एक तरह से छोड़ते जा रहे थे। बिल्कुल। दूसरा सबूत है भाषा। ईरान का जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है ज़ेंद अवेस्ता, हाँ सुना है उसके बारे में। तो जिंदा अवेस्ता और ऋग्वेद की भाषा और देवताओं में गजब की समानता है। अवेस्ता में अहुर देवता है तो वेदों में असुर। वहां इंद्र को एक दुष्ट आत्मा माना गया है। दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे ये दो बिछड़े हुए भाइयों जिनकी बाद में आपस में बनी नहीं। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। और भाषा का कनेक्शन तो आज तक दिखता है। संस्कृत का मात्र लैटिन में मैटर और अंग्रेजी में मदर बन जाता है। भ्राता ब्रदर बन जाता है। ये तो संयोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसीलिए इस पूरे भाषा परिवार को इंडो यूरोपियन कहते हैं। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वानों की एक अलग थ्योरी भी थी। अच्छा। उन्होंने अपनी किताब दी आर्कटिक होम इन द वेदास में तर्क दिया था कि आर्यों का मूल घर आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव था। कमाल है। तो जब ये लोग भारत पहुंचे तो सबसे पहले कहाँ बसे? वेदों के अनुसार उनका शुरुआती घर था सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि। सप्त सिंधु? जी, ऋग्वेद में इन नदियों का बार बार जिक्र आता है। सिंधु वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चिनाब, परुष्णी यानी रावी, विपाशा यानी ब्यास, शुतुद्री यानी सतलज और सरस्वती जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो आज का जो पंजाब और उसके आसपास का इलाका है वो? बिल्कुल, वो उनका पहला घर बना। तो हमारे पास इस पूरे दौर की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो वेद हैं। लेकिन जब हम वेद कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये कोई एक किताब है? नहीं, ये एक पूरा पुस्तकालय है, कह सकते हैं। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। जानना। जी, इन्हें अपौरुषेय माना जाता है, यानी जिसे किसी पुरुष या इंसान ने नहीं बनाया। मान्यता है कि ये ज्ञान सीधे ईश्वर ने ऋषियों को सुनाया था। अच्छा, इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं, सुना हुआ? बिल्कुल सही। हजारों साल तक इन्हें लिखा नहीं गया, बस गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर और याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। ये सोचना ही हैरान करने वाला है। तो फिर इन वेदों की संरचना कैसी है? ये बहुत व्यवस्थित है। हर वेद के मोटे तौर पर 4 भाग होते हैं। पहला है संहिता, जो मूल ग्रंथ है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचे गए भजन या सूक्त हैं। ओके। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ये गद्य में है और संहिताओं के मंत्रों का यज्ञ और कर्म कांडों में कैसे उपयोग हो उसकी विधि बताते हैं। एक मिनट, तो संहिता में दर्शन और प्रार्थना है और ब्राह्मण में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा भाग है आरण्यक, जिन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं।
ये उन ऋषियों और छात्रों के लिए थे जो वनों में रहकर ध्यान और तपस्या करते थे। अच्छा। और चौथा और अंतिम भाग है उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है। ये विशुद्ध दार्शनिक ग्रंथ हैं जो कर्मकांड और यज्ञों पर सवाल उठाते हैं और ज्ञान के मार्ग से मोक्ष पाने की बात करते हैं। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारे सवाल इन्हीं में खोजे गए हैं। यहाँ एक आम कंफ्यूजन होता है, वेदांत और वेदांग ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वेदांत, जैसा मैंने कहा, उपनिषदों को ही कहते हैं, जबकि वेदांग वेदों के अंग हैं। मतलब वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 सहायक शास्त्र या टूल्स जैसे शिक्षा यानी सही उच्चारण, कल्प यानी अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्त यानी शब्दों की उत्पत्ति, छंद और ज्योतिष। इन्हें समझे बिना वेदों के गहरे अर्थ तक पहुंचना मुश्किल माना जाता था। तो चलिए अब इन वेदों के अंदर झांकते हैं। सबसे पुराने यानी ऋग्वेद से शुरू करते हैं। वो हमें उस दुनिया के बारे में क्या बताता है? ऋग्वेद इस काल को समझने की कुंजी है। ये 10 किताबों या मंडलों में बटा है और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इन भजनों का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्री कहते थे। और इसके मंडल हमें उस समाज की प्राथमिकताओं के बारे में बताते होंगे। बिल्कुल। जैसे इसका तीसरा मंडल, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने रचा है, उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये मंत्र सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। और ये धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना है। ये दिखाता है कि बौद्धिक चेतना को कितना महत्व दिया जाता था। और आपने कहा था कि ये कोई हमेशा शांतिपूर्ण युग नहीं था। नहीं था। 7वें मंडल में दशराजन युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं का युद्ध। जी। भरत कबीले के राजा सुदास का 10 अन्य कबीलों के संग के साथ परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ भयंकर युद्ध। ये दिखाता है कि कबीलों के बीच संसाधनों के लिए कड़े संघर्ष होते थे। और 9वें और 10वें मंडल के बारे में क्या खास है? 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, एक पौधे का देवता जिसके रस से एक स्फूर्तिदायक पेय सोम रस बनता था। अच्छा। लेकिन 10वां मंडल ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली और विवादास्पद रहा है। इसके पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का जिक्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। इसमें कहा गया है कि वे एक विराट पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से उत्पन्न हुए। यहीं से वर्ण व्यवस्था की वैचारिक नींव पड़ी। ये तो हुई ऋग्वेद की बात। बाकी 3 वेदों का सार क्या है? ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने के लिए संगीतबद्ध किया गया है। तो ये संगीत का वेद है? बिल्कुल। फिर है यजुर्वेद, जो यज्ञ की विधियों का ग्रंथ है। इसमें यज्ञ वेदी कैसे बनेगी, मंत्रों का उच्चारण कैसे होगा, ये सब विस्तार से बताया गया है। और आखिर में अथर्ववेद, जो सुनने में आता है कि बाकी तीनों से काफी अलग हैं। हाँ, अथर्ववेद सबसे बाद में रचा गया और इसका विषय भी ज्यादा लौकिक है। इसमें देवताओं की स्तुति तो है, पर साथ में जादू टोना, बीमारियों के इलाज के मंत्र, बुरी आत्माओं को भगाने के तरीके, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं। जी, इसे एक तरह से लोक ज्ञान का संग्रह कह सकते हैं, लेकिन इसकी दार्शनिक गहराई भी कम नहीं है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम भी वो महाउपनिषद से आता है, जो अथर्ववेद से ही जुड़ा है। तो यहाँ आकर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। आपने 2 कालों का जिक्र किया, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। इन दोनों के जीवन में सबसे बड़ा अंतर क्या था? सबसे बड़ा अंतर था लोहा। यही इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। हम वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल जो ऋग्वेद का काल है, और उत्तर वैदिक काल जब बाकी ग्रंथ रचे गए। और इन दोनों के बीच की विभाजक रेखा है लोहे की खोज। बिल्कुल, जिसे वैदिक ग्रंथों में श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। तो चलिए इस बदलाव से पहले की दुनिया को देखते हैं। पूर्व वैदिक समाज कैसा था? पूर्व वैदिक काल का समाज कह सकते हैं मुख्य रूप से पशुचारण पर आधारित और अर्धघुमंतु था। अर्थव्यवस्था का केंद्र थे पशु, खासकर गाय। धन का पैमाना गायें थीं। जी,
जिसके पास ज्यादा गायें वो उतना अमीर। गाय को अघन्य कहा जाता था, मतलब न मारने योग्य। यहां तक कि युद्ध भी गायों के लिए होते थे, जिन्हें गविष्ठी कहते थे। गायों की खोज। हाँ, बिल्कुल। और सामाजिक ढांचा कैसा था? क्या वो भी इतना ही सरल था? काफी हद तक। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञों में भाग लेती थीं और सभा और विदत जैसी राजनीतिक सभाओं में अपनी बात रख सकती थीं। और वर्ण व्यवस्था? वो कर्म पर आधारित थी, जन पर नहीं। ऋग्वेद का एक ऋषि कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां अन्न पीसती हैं। ये सामाजिक गतिशीलता को दिखाता है। और राजा? राजा वंशानुगत नहीं, बल्कि कबीले का चुना हुआ मुखिया राजन होता था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की शक्तियों पर मजबूत नियंत्रण रखती थीं। तो ये एक ज्यादा लचीला और बराबरी वाला समाज लगता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? लोहे ने सब कुछ बदल दिया। उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजारों से गंगा यमुना के घने जंगलों को साफ करना और कठोर जमीन को जोतना संभव हो गया। तो अब आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से पूर्व की ओर गंगा के मैदानों में फैल गए। जी, जिसे आर्यावर्त कहा गया। पशुचारण की जगह अब स्थायी कृषि ने ले ली। और जब लोग एक जगह बस गए तो समाज पर इसका असर बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा और स्थायी। अर्थव्यवस्था में अब चावल यानी व्रीहि, गेहूं और जौ मुख्य फसलें बन गई। लेकिन सामाजिक स्तर पर कई नकारात्मक बदलाव आए। वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई। और महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी स्थिति में भारी गिरावट आई। अब उन्हें सभा जैसी राजनीतिक समितियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। शिक्षा और संपत्ति के अधिकार छीन लिए गए। गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की अवधारणा आई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये देखना दुखद है कि आर्थिक प्रगति का मतलब हमेशा सामाजिक प्रगति नहीं होता। और राजनीतिक व्यवस्था में भी तो बदलाव आया होगा। निश्चित रूप से। अब कबीले के मुखिया राजन की जगह बड़े बड़े राज्यों के राजा ने ले ली। पद अब वंशानुगत हो गया। राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ करने लगे। और टैक्स? बलि नाम का कर, जो पहले अपनी इच्छा से दिया गया उपहार होता था, अब अनिवार्य हो गया और सभा और समिति अपना प्रभाव खो बैठी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक कबीलाई समाज जो गायों के पीछे घूमता था और जहां सब लगभग बराबर थे, वो एक जगह बस गया, खेती करने लगा और देखते ही देखते एक बहुत ही सख्त ऊंच नीच वाले सिस्टम में तब्दील हो गया। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक भौगोलिक और मानसिक विस्तार भी था। और लोहे की तकनीक और इस भौगोलिक विस्तार से प्रेरित बदलाव ने ही आने वाले समय के भारत की नींव रखी। इसी बुनियाद पर महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों ने जन्म लिया। जी, और प्राचीन भारत की वो जटिल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं बनी, जिनसे हम आज भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में जहां एक तरफ समाज में यज्ञ, कर्मकांड और सामाजिक कठोरता बेतहाशा बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी समाज के भीतर उपनिषद जैसे ग्रंथ ज्ञान को यज्ञ से श्रेष्ठ बता रहे थे। ये आंतरिक दार्शनिक विरोधाभास हमें उस युग के भीतर चल रही बौद्धिक और सामाजिक बहसों के बारे में क्या बताता है? क्या ये एक तरह की क्रांति की आहट?